चैप्टर 178 जाओ फेंग के खिलाफ साजिश। प्रिंसेस ऑफ यन, क्या जाओ फेंग वाकई इतना हैंडसम है? लियू के बारे में। जाओ फेंग ने कभी भी लियू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। आखिर लियू को सेना में लाना भी ली सी किन के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही था। इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं, लॉजिक से देखूं तो जाओ फेंग एक आम सिपाही से उठा था और अपनी तलवार और खून से ये पदवी हासिल की थी। सच कहें तो सिर्फ बड़े बड़े जनरल्स ही नहीं, जाओ फेंग खुद भी लियू को इतना खास नहीं मानता था। हाँ, अगर लियू अपनी कमांड की एबिलिटी प्रूव करे, अपनी शक्ति पर आर्मी का रिस्पेक्ट जीते, तो वो उसका अपना कमाल होगा। हाँ मास्टर, सही कह रहे हैं, जांग हान ने तुरंत हामी भरी। जांग हान को अभी भी लियू पर थोड़ी सी शंका थी। आखिर वो आउटसाइडर था, जबकि वो और तू सुई दोनों जाओ फेंग के सबसे विश्वास पात्र आदमी थे। किंग ऑफ किन ने लियू को जाओ फेंग के कैंप में डाला भी बैलेंस और सर्वेलेंस दोनों के लिए था। आखिर लियू ली सी का बेटा था, इसलिए जांग हान और तू सुई हमेशा उससे डिस्टेंस मेंटेन करते। फिलहाल वुआन कैंप के असली जिम्मेदार जनरल्स के बीच लियू एक आउटसाइडर ही था। पर एमिल को तो सबको मानना ही पड़ेगा। पर एक बात याद रखो, जाओ फेंग ने आगे कहा, चाहे जनरल्स उसे पसंद ना करें, पर उसके ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर किसी ने अवज्ञा की तो मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये बात वो अपने पुराने साथियों की भलाई के लिए कह रहा था। चिंता मत करें मास्टर, झांग हान बोला। आर्मी के लगभग 90% अफसर आपके पुराने भाई हैं। रिस्पेक्ट हो या ना हो, ऑर्डर कभी नहीं तोड़ेंगे। पेमल ट्रूप्स में कोई अशांति? जाओ फेंग ने पूछा। इस साल पेनल ट्रूप्स की शफलिंग बहुत बड़ी थी, पूरे 2,30,000। ये संख्या एलीट किन वॉरियर से भी ज्यादा थी। जाओ फेंग के पास 1 लाख का लॉजिस्टिक फोर्स भी था, लेकिन पेनल ट्रूप्स को संभालना सबसे बड़ा काम था। मास्टर, सब ठीक चल रहा है, झांग हान ने जवाब दिया। उन सबके रिकॉर्ड्स आर्मी और प्रीफेक्चर्स दोनों में दर्ज किए जा चुके हैं। ज्यादातर लोग सीधे चल रहे हैं, बगावत का ख्याल भी नहीं करते। उन्हें पता है उनकी थोड़ी सी गलती उनके पूरे परिवार की जान ले सकती है। बट वो, झांगहान थोड़ा रुककर बोला, पर कुछ लोग होते ही हैं जो भागने का सोचते हैं। उनके लिए मैंने मिसाल बना दी। जो भी अवज्ञा करे, सीधे सामने ही सर काट दिया जाता है, और उनके परिवार भी। उसकी आवाज़ बिल्कुल सर्दी की हवा की तरह ठीक और बेदर्द थी। जाओ फेंग के साथ सालों से रहकर झांगहान को पता था कब लोहा कैसे गर्म करना है और कब किसी को बचाना है। तू सुई को भी यही निर्देश दे दो, जो बगावत का विचार रखे उनका तुरंत अंत कर दिया जाए। 2,30,000 पेनल ट्रूप्स, ये शिस्त और डर के बिना संभलते ही नहीं। जाओ फेंग उन्हें एक मौका दे रहा था, इंसान बनने का। अगर वो इस मौके को पैर तले रौंद दे तो दोष उनका ही। यन किंगडम, जी छेंग। योर मैजेस्टी, जाओ फेंग की तरफ से संदेश आया है। किन का किंग उन्हें हमारी यन प्रिंसेस से शादी की अनुमति दे चुका है। हमें क्या करना चाहिए? क्विंग किंग ने सड़े हुए चेहरे के साथ यन किंग की तरफ देखा। इस वक्त यन किंग का चेहरा बिल्कुल संकेत नहीं दे रहा था, जैसे अंदर ही अंदर वो उबल रहा हो। जाओ फेंग, उम्र कम सही पर दिमाग कमाल का चलाता है। मुझे अपनी बेटी देने को मजबूर कर दिया, वो भी बिना किसी फायदे के। हमने इसे सच में कम आंका। पर यह भी है, क्विंग किंग ने धीरे से कहा, इस रिश्ते से कम हमारा राज परिवार उससे जुड़ जाएगा। शायद आगे कोई मुसीबत आए तो वो थोड़ा तो दया करे। क्विंग किंग, यन किंग की आवाज़ ठंडी पड़ गई। तुम ज्यादा सोच रहे हो। जाओ फेंग निर्दयी है। पूरे देश में उसकी पहचान है गॉड ऑफ स्लॉटर की। बाईची जैसा खूनी। एक औरत कौन सा उसके कदम रोक देगी? इस बार हम हारे हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता, घोषणा हो चुकी है। यन किंग ऐसे बोल रहा था जैसे उसने जाओ फेंग को पूरी तरह समझ लिया हो। कौन सी प्रिंसेस भेजना सही रहेगा? योर मैजेस्टी, कौन सी राजकुमारी को भेजेंगे? क्विंग किंग ने ध्यान से पूछा।
यन किंग ने गहरी सांस भरी। उम्र के हिसाब से सिर्फ वुयांग ही ठीक बैठेंगी। प्रिंसेस वुयांग? पर वो तो आपकी सबसे लाडली बेटी हैं और क्राउन प्रिंस के भी बहुत करीब है। अगर उन्हें भेज दिया तो राजघराने में बड़ा हंगामा हो सकता है। मेरी आज्ञा मेरे उस बगावत करने वाले बेटे के लिए नहीं होती। ऊपर से यन किंग की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। वुयांग को बुलाओ। यूनक तुरंत दौड़ पड़ा। जनरल क्विंकिंग, तैयारी करो, कल सुबह तुम खुद प्रिंसेस को शादी के लिए लेकर जाओगे। जी महाराज, क्विंकिंग ने झुककर जवाब दिया। पार्ट 2। हॉल में जैसे ही प्रिंसेस वुयांग दाखिल हुई, यान किंग की आंखों की शक्ति धीरे धीरे पिघल गई। धन्यवाद फादर, वुयांग ने कोमल आवाज में कहा और एक नज़ाकत भरी चाल से एक तरफ बैठ गई। उसका पूर्ण व्यवहार शांत, सुशील और राजकुमारी के लायक था। कुछ पल बाद वुयांग पहले बोली, फादर, क्या मुझे ही विवाह के लिए चुना गया है? यान किंग ने गहरा सांस छोड़ा। वुयांग, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारा राज्य अंदर से भी हिल रहा है और बाहर से भी। हमारी शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अगर किन बीच में ना आता तो झाओ राज हमारा अंत कर चुका होता। हाँ, यान अभी भी मौजूद है, पर खजाना खाली है, सेना कमज़ोर है। झाओ बर्बाद हुआ, पर किन उसके बचे कुचे हिस्सों पर बैठ गया और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। किन हमारे बिल्कुल नज़दीक है। मुझे रात दिन चैन नहीं आता। ऊपर से युंगजोंग सिटी में एक जवान पर दंत कठोर जनरल तैनात है, झाओ फेंग। उसके नाम से ही लोग कांप उठते हैं। फादर, क्या आप उन्हें अपनी तरफ करना चाहते हैं? वुयांग ने सीधा पूछ लिया। अपनी तरफ? उस जैसे को? वो जवान हो सकता है, पर किंग ऑफ किन का सबसे विश्वास पात्र आदमी है। हाई रैंक, हाई अथॉरिटी। ऐसे लोग खरीदे नहीं जाते। वुयांग ने धीरे से पूछा, तब आपको मुझसे क्या करवाना है? यान किंग की आंखों में गहन गंभीरता उतर आई। चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई नुकसान पहुंचाने को नहीं कहूँगा। अभी नहीं। फिलहाल मैं चाहता हूँ तुम उसका विश्वास जीतो, उसकी पसंद बनो, उसके दिल में जगह बनाओ। वुयांग ने सर झुकाया। स्वीकृति में या मजबूरी में पता नहीं। फिर यान किंग की आवाज़ बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई। अगर कभी किन ने यान पर हमला किया, अगर किसी दिन उस सेना का सेनापति झाओ फेंग हुआ, तो वुयांग, तुम उसे मार देना। वुयांग का सांस ही अटक गया। उसकी आंखों में डर की एक लहर चमकी। कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता उससे इस कदर भयानक फर्ज मांगेंगे। यान किंग अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वुयांग, तुम मेरे बच्चों में सबसे प्यारी हो। तुम्हें मैंने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। मुझे पता है अगर तुमने ये किया तो एक ना एक दिन झाओ फेंग के आदमी तुम्हें मार डालने को आएंगे। पर यान के लिए, राजा हूं या प्रजा, सबको मरने को तैयार रहना होता है। तुम भी। फिर उसने सीधे वुयांग की आंखों में देखा। उसके अंदर एक दबाव था, एक धमकी थी। वुयांग, क्या तुम मुझे वचन देती हो? उसकी सांसें तक रुक गईं। डर, मजबूरी और अपनी माँ की चिंता। आखिरकार वुयांग ने हाँ में सिर हिला दिया। यान किंग ने संतुष्ट मुस्कुराहट दी। अच्छा, अगर कभी वो दिन आता है, अगर तुम सफल होती हो, तो मैं तुम्हारी माँ का और अच्छा ध्यान रखूंगा। उसकी बात में प्यार से ज्यादा धमकी थी। धन्यवाद फादर, वुयांग ने बस इतना ही कहा, क्योंकि इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। अब जाओ, कल तुम्हारी शादी है। ताजगी से तैयार होना। मैं तुम्हें एक राजकुमारी के लायक बड़े शान से विदा करूंगा। जी फादर। वुयांग झुककर बाहर निकल गई। उसके जाते ही यान किंग का चेहरा दोबारा ठंडा हो गया। इस बार चाहे मुझे चोट पड़ी हो, पर वुयांग को उसके पास भेजने का मतलब है एक दिन मुरा हुआ वार करना। झाओ फेंग, चाहे तुम कितने ही चालाक हो, एक दिन तुम मेरी चाल में फंसोगे। हाउसमेन में जैसे ही प्रिंसेस वुयांग दाखिल हुई, यान किंग की आंखों की शक्ति धीरे धीरे पिघल गई।
धन्यवाद फादर, भुयांग ने कोमल आवाज में कहा और एक नजाकत भरी चाल से एक तरफ बैठ गई। उसका पूर्ण व्यवहार शांत, सुशील और राजकुमारी के लायक था। कुछ पल बाद वही पहले बोली, फादर, क्या मुझे ही विवाह के लिए चुना गया है? यान किंग ने गहरा सांस छोड़ा। वुयांग, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हमारा राज्य अंदर से भी हिल रहा है और बाहर से भी। हमारी शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर किन बीच में ना आता तो झाओराज हमारा अंत कर चुका होता। हाँ, यान अभी भी मौजूद है पर खजाना खाली है, सेना कमजोर है। झाओ बर्बाद हुआ पर किन उसके बचे कुचे हिस्सों पर बैठ गया और ज्यादा शक्तिशाली बन गया। किन हमारे बिल्कुल नजदीक है, मुझे रात दिन चैन नहीं आता। ऊपर से युंगजोंग सिटी में एक जवान पर दंत कठोर जनरल तैनात है, झाओ फेंग। उसके नाम से ही लोग कांप उठते हैं। फादर, क्या आप उन्हें अपनी तरफ करना चाहते हैं? वुयांग ने सीधा पूछ लिया। अपनी तरफ? उस जैसे को? वो जवान हो सकता है पर किंग ऑफ किन का सबसे विश्वास पात्र आदमी है। हाई रैंक, हाई अथॉरिटी, ऐसे लोग खरीदे नहीं जाते। वुयांग ने धीरे से पूछा। तब आपको मुझसे क्या करवाना है? यान किंग की आंखों में गहन गंभीरता उतर आई। चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई नुकसान पहुंचाने को नहीं कहूंगा। अभी नहीं। फिलहाल मैं चाहता हूं तुम उसका विश्वास जीतो, उसकी पसंद बनो, उसके दिल में जगह बनाओ। वुयांग ने सर झुकाया, स्वीकृति में या मजबूरी में, पता नहीं। फिर यान किंग की आवाज बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई। अगर कभी किन ने यान पर हमला किया, अगर किसी दिन उस सेना का सेनापति झाओ फेंग हुआ, तो वुयांग, तुम उसे मार देना। वुयांग का सांस ही अटक गया। उसकी आंखों में डर की एक लहर चमकी। कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता उससे इस कदर भयानक फर्ज मांगेंगे। यान किंग अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वुयांग, तुम मेरे बच्चों में सबसे प्यारी हो। तुम्हें मैंने सबसे ज्यादा प्यार दिया है। मुझे पता है अगर तुमने ये किया तो एक ना एक दिन झाओ फेंग के आदमी तुम्हें मार डालने को आएंगे। पर यान के लिए, राजा हूं या प्रजा, सबको मरने को तैयार रहना होता है। तुम भी। फिर उसने सीधे वुयांग की आंखों में देखा। उसके अंदर एक दबाव था, एक धमकी थी। वुयांग, क्या तुम मुझे वचन देती हो? उसकी सांसें तक रुक गईं। डर, मजबूरी और अपनी मां की चिंता। आखिरकार वुयांग ने हाँ में सिर हिला गया। यान किंग ने संतुष्ट मुस्कुराहट दी। अच्छा, अगर कभी वो दिन आता है, अगर तुम सफल होती हो, तो मैं तुम्हारी माँ का और अच्छा ध्यान रखूंगा। उसकी बात में प्यार से ज्यादा धमकी थी। धन्यवाद फादर, वुयांग ने बस इतना ही कहा क्योंकि इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। अब जाओ, कल तुम्हारी शादी है, ताजगी से तैयार होना। मैं तुम्हें एक राजकुमारी के लायक बड़े शान से विदा करूंगा। जी फादर। वुयांग झुककर बाहर निकल गई। उसके जाते ही यान किंग का चेहरा दोबारा ठंडा हो गया। इस बार चाहे मुझे चोट पड़ी हो, पर वुयांग को उसके पास भेजने का मतलब है एक दिन मुरा हुआ वार करना। झाओ फेंग, चाहे तुम कितने ही चालाक हो, एक दिन तुम मेरी चाल में फंसोगे। पार्ट 3 चिन बॉर्डर। जैंग मिंग अपने घोड़े पर बैठा था, 1500 एलीट गार्ड्स की कमांड संभालते हुए। इनमें से 1000 सोल्जर्स झाओ फेंग के अपने पर्सनल गार्ड्स थे और बाकी 500 उनकी नोबल रेटिन्यू। पूरी चिन सेना में सिर्फ वांग जियान ही एक ऐसा जनरल था जिसके पास इतने शक्तिशाली पर्सनल गार्ड्स थे। दूसरे सुप्रीम जनरल्स के पास भी इतने नहीं थे। शायद ये इस बात का संकेत था कि ये नया सितारा अब पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ने लगा था। बॉर्डर क्रॉसिंग। चिंग चिंग आगे बढ़कर आया और दूसरी तरफ से जैंग मिंग भी घोड़े से उतरा। मैं जैंग मिंग, सुप्रीम जनरल झाओ फेंग का पर्सनल गार्ड कमांडर। मुझे उनके आदेश से दुल्हन को लेने आया हूँ। जैंग मिंग ने दोनों हाथों से सलाम किया।
मैं चिंग चिन, यान का सुप्रीम जनरल। मुझे मेरे राजा ने यहाँ तक राजकुमारी को सुरक्षित पहुँचाने भेजा है। चिंग चिन ने भी शिष्टाचार से जवाब दिया। जनरल चिंग चिन, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। क्या आप चिन के अंदर शादी के भोज में शामिल होना पसंद करेंगे? जैंगमिंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। मैं सिर्फ प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करने आया हूँ, बिना मेरे राजा के आदेश में चिन में कदम नहीं रख सकता। चिंग चिन ने कठोर स्वर में कहा। तो कृपया यान के किंग से कहना कि मेरे स्वामी सुप्रीम जनरल एक ईमानदार और आदर्श पुरुष हैं। वो राजकुमारी का अच्छा ध्यान रखेंगे। जैंगमिंग ने अदब से कहा। प्रिंसेस आपको सौंप दी। ये रहा यान का आधिकारिक डाउरी स्क्रोल। चिंग चिन ने अपनी बाहू से एक रेशम का स्क्रोल निकाला और जैंगमिंग को दे दिया। सब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद चिंग चिन ने संकेत किया। 6 घोड़ों से सजा हुआ राजा की पालकी आगे बढ़ी, पीछे पीछे 100 लोगों का बड़ा जत्था। सिर्फ दावरी ही 100 गाड़ियों से ज्यादा थी। ये स्पष्ट था कि यान राजकुमारी के साथ आने वाले सारे नौकर कारीगर स्टेट के थे। जब पालकी बॉर्डर तक पहुंची, राजकुमारी वुयांग को विदाई, चिंग चिन ने जोर से पुकारा। राजकुमारी वुयांग को विदाई। हजारों यान सैनिकों की आवाज एक साथ गूंज उठी। पालकी धीरे धीरे बॉर्डर पार कर गई। न कोई रुकावट, न कोई घटना। आखिर दूल्हा चिन का सुप्रीम जनरल था। कौन हिम्मत करता बीच में आने की? जैंगमिंग पालकी के साथ साथ घोड़ा चलाते हुए। राजकुमारी, मैं जनरल झाओ फेंग का गार्ड कमांडर हूँ। मैं आपको सुरक्षित यूनजोंग सिटी पहुंचाने आया हूँ। पालकी के अंदर से हल्की सी आवाज आई। पर्सनल गार्ड रेजिमेंट, शहर वापस चलो। जी कमांडर। 1500 एलीट गार्ड्स एक साथ गजब की डिसिप्लिन में टीके। इस आवाज ने ही प्रिंसेस को बता दिया कि चिन की फौज क्यों डरावनी कहलाती है। प्रोसेशन यूनजोंग सिटी की तरफ रवाना हुआ। पीछे यान की तरफ टिंग चिंग चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। क्राउन प्रिंस ने इस बार कोई हरकत नहीं की। अजीब बात है, लेकिन ठीक ही हुआ। फिर वह वापस मुड़ गया। यूनजोंग सिटी, जनरल्स रेजिडेंस। शादी चाहे कॉन्क्यूबाइन वाली ही हो, लेकिन दुल्हन यान की राजकुमारी थी, इसलिए महल में हल्का पर शालीनता से भरा उत्सव था। पिछली शादियों जैसा शान शौकत नहीं, पर एक राजकुमारी के लायक सब कुछ तैयार था। हॉल के अंदर 3 कमांडिंग ऑफिसर्स और कई डेप्यूटी जनरल्स पहले से उपस्थित थे। मुख्य कुर्सी पर झाओ फेंग मिलिट्री यूनिफॉर्म में शांत भाव से बैठे थे। प्रिंसेस ऑफ यान हैज़ अराइव्ड, जैंगमिंग की आवाज़ बाहर से गूंजी। झाओ फेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ खड़े होते ही कमरे का माहौल बदल दिया। सब ऑफिसर्स भी तुरंत खड़े हो गए। बाहर प्रिंसेस वुयांग का प्रवेश। कई सहेलियों से घिरी हुई राजकुमारी हाथ में एक फोल्डिंग फैन लिए आगे बढ़ी, जिससे उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। जनरल को प्रणाम। सभी गार्ड्स गहरी झुकाव में सलाम करने लगे। प्रिंसेस के साथ आई मेडन्स भी घुटनों पर बैठ गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो झाओ फेंग की तरफ सीधा देखें। डावली के अंदर राजकुमारी हुयांग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसा होगा ये झाओ फेंग? क्या वो वैसे ही क्रूर और राक्षस जैसा है जैसे लोग बताते हैं? अब वो अपनी भूमि छोड़कर किसी और देश में किसी और आदमी की कॉन्क्यूबाइन बनने जा रही थी। उसका डर स्वयं समझ में आता था। झाओ फेंग का प्रकट होना। झाओ फेंग शांत कदमों से आगे बढ़े और सीधा राजकुमारी का हाथ थाम लिया। राजकुमारी, यात्रा लंबी थी, आप थक गई होंगी, उन्होंने नर्म स्वर में कहा। उनकी पिछली शादियों की तरह कोई ज्यादा उत्तेजना नहीं थी। इस बार उनका मन बिल्कुल स्थिर था। वो जानते थे कि ये विवाह राजनीति का हिस्सा है, और जब यान गिर जाएगा तब प्रिंसेस का टाइटल भी बेकार हो जाएगा। राजकुमारी तुरंत झुकी। आपकी दासी, प्रणाम करती हूँ। वो फैन नीचे नहीं कर रही थी, डर की वजह से। झाओ फेंग ने खुद हाथ बढ़ाकर फैन नीचे किया। उनके बीच आंखें मिली। झाओ फेंग एक पल के लिए थोड़े आश्चर्य में थे। काफी सुंदर है। राजकुमारी का दिल एक पल को रुक गया। झाओ फेंग इतना हैंडसम? रूमर्स ने तो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई थी। उसके होश संभलते संभलते ही झाओ फेंग उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल की तरफ ले जा चुके थे। हॉल के अंदर स्वागत। जनरल को बधाई हो। 4th मैडम का स्वागत है। सब ऑफिसर्स खड़े होकर सलाम करने लगे। झाओ फेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जनरल्स, आज कॉन्क्यूबाइन फीस्ट है। कोई कठोर नियम नहीं। पूरे आधे दिन तक आराम से पीना, लेकिन मैं ज्यादा देर तक आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप लोग खुद एंजॉय कीजिए। सब जनरल्स हंसी में बोल पड़े।
जनरल का प्राइवेट टाइम हम कैसे रोक सकते हैं जनरल? हमारी तरफ से आराम कीजिए। हॉल में हल्का सा मजाक छेड़ और आसपास एक शर्मीली खामोशी। राजकुमारी वुयांग का नया जीवन अब शुरू हो चुका था। चैप्टर 179 यिंग ज़ैंग का शाहिनशाही फरमान। जनरल्स रेजिडेंस, रियर हॉल। यान की राजकुमारी वुयांग लाल शादी के वस्त्र में काउच पर बैठी थी। दिल में घबराहट थी, बिल्कुल नेचुरल। दरवाज़ा धीरे से खुला। ज़ाओ फेंग सीधे कदमों में अंदर आए, एकदम शांत, एकदम स्थिर। राजकुमारी ने धीरे से सर उठाकर उन्हें देखा और उसका दिल और तेज धड़कने लगा। ज़ाओ फेंग की चाल, उनका चेहरा, उनका शारीरिक प्रभाव, सब कुछ बिल्कुल भयानक नहीं था जैसे उसने सोचा था, पर फिर भी वो डर में थी। लॉर्ड हस्बैंड, वुयांग की आवाज़ बिल्कुल पतली हो गई। ज़ाओ फेंग ने उससे देखा, ना नफरत ना प्रेम, सिर्फ एक जांचने वाली नज़र। किंग यान ने इस बार काफ़ी हैवी डाउरी भेजी है। वो नुकसान बिना जवाब दिए नहीं मानते, इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी दे दी। ज़ाओ फेंग के मन में एक ठंडी सी शंका उभरी। क्या ये लड़की कोई चाल, कोई साजिश लेकर आई है, शायद असैसिनेशन के लिए? बैटलफील्ड का अनुभव, राजनीति का दलदल और इतिहास की गहरी नॉलेज। ज़ाओ फेंग जानता था, दुनिया में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। फिर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। चाहे ये हमला भी करे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे ऊपर चोट लगना अलग बात है, पर मैं तुरंत रिकवर हो जाऊंगा। उसके शरीर की ताकत अब एक इंसान से बहुत ऊपर जा चुकी थी। जख्म, जहर, वार, कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। थियोरी। ज़ाओ फेंग का स्टेटस पैनल। होस्ट ज़ाओ फेंग, एज 21, ट्रू ची 8572, स्ट्रेंथ 13841, स्पीड 12932, कॉन्स्टिट्यूशन 11523, स्पिरिट 10534, लाइफ स्पैन 197 years, मेरिट पॉइंट्स 989, स्टोरेज 89 cubic meters, कल्टिवेशन ड्रैगन एलिफेंट, मार्शल स्किल्स ड्रैगन सबड्यूइंग पाम एक्सप्लोजिव फिस्ट। एक पल पैनल देखा, फिर ध्यान राजकुमारी पर वापस। ज़ाओ फेंग का सवाल, नाम क्या है तुम्हारा? योर कॉन्क्यूबाइंस, नाम वुयांग है, उसने धीरे से कहा। ज़ाओ फेंग ने सीधा कहा, अब तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो। ज्यादा बातें जरूरी नहीं, आज की रात के बाद तुम्हें ज़्यानयांग भेज दिया जाएगा। राजकुमारी का रंग उड़ गया। लॉर्ड हस्बैंड, क्या आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते? ज़ाओ फेंग का जवाब बिल्कुल शांत था। ये शहर सेनाए का मरकज़ है, यहाँ औरतें नहीं रहती। मेरी पत्नियाँ और बच्चे ज़्यानयांग में हैं, तुम भी वहीं रहोगी। ज़ाओ फेंग के लिए वुयांग बस राजनीति का हिस्सा थी, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। और अगर कंपेनियनशिप ही चाहिए होती तो उनके पास ज़्यानयांग में काफ़ी सुंदर मेड सर्वेंट्स थी। वुयांग ने बस धीरे से सर झुका दिया, जी। ज़ाओ फेंग और कुछ बोले बिना सीधे उसकी तरफ बढ़े। एक लंबी रात। वो रात धीमी भी थी और लंबी भी। राजकुमारी ये जानती थी, अगले दिन से वो सिर्फ जनरल ज़ाओ फेंग की चौथी कॉन्क्यूबाइन होंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग। मास्टर, आप 4th मैडम को आज ही भेज रहे हैं? झांगमिंग हैरान था। अभी तो युनचुंग में शांति है, आप कुछ दिन रुक भी सकते थे। ज़ाओ फेंग ने सीधा जवाब दिया, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। झांगमिंग चौंक गया। क्या आप समझते हैं कि किंग यान ने कोई चाल चल रखी है? पर वो आपकी कॉन्क्यूबाइन बन चुकी है। अगर वो धोखा देगी तो उसका कोई घर नहीं बचेगा। ज़ाओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, थियरी में ये बात सही है, पर दिलों का क्या? अगर उसका मन अब भी यान के साथ है तो फिर ये उसकी ही गलती होगी। झांगमिंग को समझ आ गया, मास्टर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। इतने में एक आवाज़ आई, जनरल, ज़्यानयांग से 2 अर्जेंट मैसेजेस आए हैं। झांगहान शहर के टावर पर भागते हुए चढ़कर आया। ज़ाओ फेंग ने उसे बुलाया। दोनों मोहरे खोलकर उन्होंने पहला पत्र देखा। पहला पत्र, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। किन का राज से लगा हुआ था। आज से किन के सभी व्यापारियों को मना है कि वो वेई को अनाज,
तांबे, लोहे या सेना सामान बेचें। ऐसा करने वाले को कैदी बनाया जाएगा। दूसरे राज्यों के व्यापारी भी किन को यूज करके वे तक माल नहीं पहुंचा सकते। किन ने वेई को चारों तरफ से घेर लिया है। पहले वेई का ट्रेड झाओ के साथ था, झाओ अब हमारा है। अब सप्लाई लाइन बंद। चू और की वेई की मदद नहीं करेंगे। ये उनकी अंदर की हालत बिगाड़ देगा और जब उनका असंतुलन चरम पर होगा तब हम अटैक करेंगे। ब्लॉकेड एक बात क्लियर करता था, किंग किन ने वेई पर हमला करने का फैसला कर लिया है। दूसरा पत्र, किंग का पर्सनल फरमान। झाफेंग ने खोला। सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, 1 महीने बाद वेई का विनाश। वो आर्मी युनचुंग से दक्षिण मार्च करेगी, हांगू आर्मी हांगू पास से अटैक। जो पहले वेई की राजधानी गिराता है और वेई का राजा पकड़ता है, सबसे बड़ा सम्मान उसी का। झाओफेंग के होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। आखिरी जंग शुरू होने वाली है। झांगहान ने पूछा, मास्टर कुछ बड़ा हुआ है? द स्टेट ऑफ किन अब वेई पर वार करेगा। बहुत अच्छी खबर है, झांगहान उत्साह से बोला। क्या हमारी वुआन आर्मी भी जाएगी? झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्ध महीने में पता चल जाएगा। झांगहान को समझ आ गया, ये उनकी तरीका ही था संकेत देने का। झाओफेंग का नज़र वेई की तरफ, आंखों में एक ठंडी कातिल सी चमक। वेई, तुम्हारा टाइम आ गया। पार्ट 5। वे की राजधानी दालियांग। जो सबसे पहले शहर की दीवार तोड़कर अंदर घुसेगा, सबसे बड़ा यश उसी को मिलेगा। झाओफेंग ने आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। हुआनयी, तुम मुझसे बड़े जरूर हो, पर इस बार मैं पीछे नहीं रहने वाला। इस बार वे की जीत का दरवाज़ा मैं अपने हाथों से खोलूंगा। अब जब उसकी ताकत पूरी तरह पहचानी जा चुकी थी, झाओफेंग के कदम रुकने वाले नहीं थे। ये युद्ध, ये यश, जो चाहे आके छीन ले। वे राज्य दालियांग राजमहल। दरबार के अंदर घनेरी सन्नाटा थी। महाराज, बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। टिन के अनाज व्यापारियों ने हमारे वे राज्य को सारा अनाज देना बिल्कुल रोक दिया है। सिर्फ अनाज नहीं, हान और जाओ के पुराने इलाकों से भी कोई सामान नहीं आ रहा। हमने पहले से दिए हुए भुगतान की रकम भी वापस नहीं की। दूसरा मंत्री घबराहट में बोल उठा। सिर्फ ये ही नहीं, तांबे, लोहा, हथियार, गायों घोड़ों का चारा तक बंद। टिन के सभी व्यापारियों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं टिन हम पर युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा? बेशक किंग वे को राजकाज में समझ कम थी, पर इतना वो भी समझ गया। ऐसी पूरी पर्दे के पीछे की रोक तभी होती है जब युद्ध पक्का हो। दरबार में फुसफुसाहट और डर का माहौल भर गया। किंग बहुत ही शक्तिशाली है, अगर हम पर चढ़ाई की हम बच ही नहीं सकेंगे। कई मंत्रियों ने तो मन ही मन भागने के रास्ते सोचना शुरू कर दिया। किंग वे ने अपने इकलौते सहारे पुराने सेनापति वे वूजी की तरफ देखा। चाचा, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? वे वूजी ने गहरी सांस ली। महाराज, जाओ के गिरते ही हमारी बारी तय थी। टिन ने जाओ को पूरी तरह शांत कर लिया है। अब उनका अगला लक्ष्य हम हैं। ये हमारा भाग्य था जो अब सामने आ खड़ा हुआ है। किंग वे का रंग पीला पड़ गया। मतलब हमारा वे राज्य खत्म हो जाएगा? उसे हन और जाओ के पिछले राजों की हालत याद आई। हन का राजा थोड़ा शांत जी रहा था, लेकिन जाओ का राजा किंग यान टिन के राजा जेंग के साथ बुराई करने का नतीजा भुगत रहा था। उस पर किसी रक्षक ने दया नहीं दिखाई। वे वूजी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जाओ के गिरने से पहले से ही हम गुप्त रूप से सिपाही भर्ती कर रहे थे। आज हमारे पास 6 लाख सेना है, टिन से मुकाबला करने लायक। साथ ही मैंने चू राज्य से भी बात की है। लॉर्ड चुनशन ने वादा किया है, अगर हम शुरू के दिनों में टिन को रोक सके तो चू हमारी मदद करेगा। दरबार में सांसों का भार हल्का हुआ। चू मदद करेगा? ये तो बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ चू ही टिन से टिक्कर लेने की ताकत रखता है। किंग वे के चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक किरण चमकी। तभी एक दूरगामी संदेश लेकर एक दौड़ता हुआ सिपाही अंदर घुसा। सूचना,
किन के महाराज ने अभी अभी गुप्त आदेश जारी किया है। पिन के सभी व्यापारियों को वे के साथ सारा व्यापार रोकने का हुक्म है। कोई अनाज नहीं, कोई सेना सामान नहीं, कोई लोहा तांबा नहीं, और दूसरे राज्य के व्यापारी भी टिन की सीमा से गुजरकर हम तक सामान नहीं ला सकते। किंग वे ने गहरी सांस छोड़ी। तो बात साफ हो चुकी है। किन हम पर आक्रमण करने आ रहा है। तभी वेवूजी बीच दरबार में आगे बढ़े। उनकी आवाज थोड़ी कमजोर जरूर थी, पर दबदबा उसी तरह था। मंत्रीगण, ध्यान से सुनिए। टिन हमला करने वाला है। हमारे राज्य का भविष्य अब हमारे फैसलों पर निर्भर है। आज से वे पूर्ण सैन्य सजगता की स्थिति में जाएगा। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि सब अपनी जान वे के लिए दे देंगे, लेकिन जो कोई भी किन से मिलकर धोखा देगा वो बच नहीं पाएगा। इसलिए आज से मैं एक और आदेश देता हूं। जो मंत्री चाहे अपने परिवार को सुरक्षा के लिए चूप भेज सकते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सच है? वेवूजी ने किंग वे की तरफ देखा। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। ये सच है। ना केवल मंत्री अपने परिवार को भेज सकते हैं, मैं अपने राजकुमार और राजकुमारियों को भी सुरक्षा के लिए चू भेज दूंगा। लेकिन मैं अपने चाचा के साथ यहीं दालियांग में रहकर वे की रक्षा करूंगा। ये सुनकर पूरा दरबार गहरी श्रद्धा से झुक गया। महाराज की जय हो, मंत्री वेवूजी की जय हो। हम वे के लिए अंत तक लड़ेंगे। पार्ट 6। हम वई के साथ जिएंगे भी और मरेंगे भी। एक एक करके वई के मंत्रियों ने जोर से अपनी वफादारी का ऐलान किया। वईवूजी की रणनीति का असर साफ दिख रहा था। अब जब उनके परिवार सुरक्षित हो सकते थे, मंत्री बिना डर लड़ने को तैयार हो गए। वईवूजी ने अपना हाथ उठाया और गरजती आवाज में आदेश दिया, आज से वई से एक दाना अनाज भी बाहर नहीं जाएगा, एक सिपाही का सामान भी बाहर नहीं जाएगा। देश के सभी लोहा तांबे को कब्जा करके पूरी कोशिश से धनुष बाण और कवच बनाए जाएंगे। आज से पूरा वई एक युद्ध राष्ट्र के रूप में तैयार होगा। मंत्रीवर, आप दृष्टमान हैं। दरबार गूंज उठा। मंत्रियों की एकजुट आवाज सुनकर वईवूजी के बूढ़े चेहरे पर हल्की मुस्कान चमक उठी। वई का भविष्य, पिताश्री, पूर्वज, ये मेरा अंतिम दाव है। अगर हम किन का पहला हमला झेल गए तो शायद वई बच ले, अगर नहीं तो हमारी किस्मत मुहर बंद। शियानयांग राज्य प्रशासन भवन। महाराज, वई के बारे में दिए गए सभी फरमान पूरे देश में पहुंचा दिए गए हैं। वई के साथ सारा व्यापार रोक दिया गया है। अनाज, हथियार, लोहा तांबे तक कुछ नहीं। सीमा पर तैनात सेना भी उनके लिए सामान लाने वाली गाड़ियों को वापस भेज रही है। इस प्रतिबंध के कारण वई राज्य में हलचल शुरू हो गई है। वैल्याओं ने अपना कोट टैबलेट उठाकर जोर से सूचना पेश की। फिर वेहेमेंटली बोला, महाराज, वई ने बेशुमार बार किन का अपमान किया है। हमारे बीच का दुश्मनी का रक्त रिश्ता कभी मिट नहीं सकता। अब जब हमने उनकी रोजी रोटी बंद कर दी है, उनके देश में अशांति बढ़ रही है। ये सही वक्त है हमारी सेना के कदम बढ़ाने का। दास प्रार्थना करता है मुझे वई को समूल नष्ट करने का अधिकार मिले। हुआन ई आगे बढ़ाकर गरजा, आपका दास हुआन ई की बात का समर्थन करता है। वांगवान तुरंत चिल्लाया, वई ने ग्रेट किन की दिव्य शक्ति का अपमान किया है, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। हम हांगू कैंप को भेजकर वई को पाताल में मिला सकते हैं। वांगवान के बोलते ही पूरा दरबार उनके पीछे गुनगुनाने लगा। तभी हु हाय आगे बढ़ाया, हमारा विचार अलग है। जनरल जाओ फेंग ने हाल ही में वुआन कैंप स्थापित किया है। युद्ध के मैदान में उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका है। इसे ही वई पर हमला की अगुवाई करनी चाहिए। हु हाई के समर्थक भी तुरंत आवाज मिलाने लगे। ये सब जाओ फेंग की तरफदारी से ज्यादा फूसू का विरोध करने की राजनीति थी। दरबार तब गया था। सब डिबेट कर रहे थे, पर इंग ज़ेंग अपने सिंहासन पर शांत बैठे सब देख रहे थे। जब आवाजें धीमी पड़ने लगी, तब उन्होंने बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री, क्या भंडार पूरा है? संपूर्ण महाराज।
वांगवान ने तुरंत झुककर जवाब दिया, 1 साल का युद्ध बिना रुकावट चल सकता है, खरीफ के बाद और भी भर जाएगा। इंग ज़ेंग ने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, जाओ के पतन के बाद वही वुज्जी अपने पूरे देश की शक्ति सैन्य निर्माण में लगा दी है। उनके पास 6 लाख भारी सेना है। एक कैंप से उनका विनाश संभव नहीं। पूरा दरबार चुप हो गया। तब वै लियाओ आगे बढ़ा, महाराज, हम वुआन कैंप और हांगू कैंप दोनों को एक साथ हमला कर सकते हैं। वुआन कैंप उत्तर से, हांगू कैंप पश्चिम से। दोनों पकड़ों से बिना वई की रजाई गिर जाएगी। लीसी तुरंत बोला, दास इस सुझाव का समर्थन करता है। वांगवान के चेहरे पर लाचार सी कसक उभल आई। वो चाहता था कि सिर्फ हांगू कैंप जाए ताकि ज़ाओफेंग की प्रसिद्धि ना बढ़े। लेकिन अब इंग ज़ेंग तो फैसला कर चुके थे। और फिर इंग ज़ेंग की गरज। 2 महीने बाद वुआन कैंप और हांगू कैंप दोनों वई पर हमला करेंगे। जो पहला दालियांग की दीवार तोड़कर अंदर घुसेगा, जो पहला वई के राजा को पकड़े या वई वुज्जी का सिर लेकर आए, उसका यश सबसे ऊपर लिखा जाएगा। जिस भी कैंप ने वई को समूल नष्ट किया, उस सेना को दिया जाएगा 2 पदों का तुरंत पदोन्नति, 10,000 मुँह जमीन, 10,000 सोने के सिक्के, 10,000 चांदी और 1,000 दास। दरबार कांप उठा। ये साफ था, ये युद्ध ग्रेट किन की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। पर दरबार में जो 2 महीने बाद की तारीख गूंज रही थी, वो एक धोखा था। सबसे समझदार मंत्रियों को पता था, ये खबर जानी-बुझकर लीक की गई है। असल आदेश तो पहले ही जारी हो चुका था। सेना चल पड़ी थी। प्रधानमंत्री, मंत्री फेंग, अनाज और सेना सामान के देखरेख आप दोनों के हाथों में होगी। ये याद रखना, ग्रेट किन का सिपाही युद्ध में मर सकता है, पर भूख से कभी नहीं। इंग ज़ेंग की आखिरी आवाज गूंजी, तेज, ठंडी और आदेश से भरी। चैप्टर 180। यिंग ज़ेंग खुद सिखाए पढ़ना लिखना, सबको हैरान कर दिया। ज़ेंगटाई पैलेस के अंदर, तुम्हारे हिसाब से दलियांग को सबसे पहले कौन तोड़ लेगा? यिंग ज़ेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए वेलियाओ से पूछा। वेलियाओ भी मुस्कुरा दिया। युद्ध भूमि का हाल पल पल बदलता रहता है महाराज। मैं पूरी गारंटी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखें तो हांगू कैंप की शक्ति ज्यादा मजबूत लग रही है। आखिर वुआन कैंप का 70-80% हिस्सा तो वश में आई हुई सेना का है। युद्ध का अनुभव तो होगा, पर वो असली किन के एलीट सैनिक नहीं हैं। यिंग ज़ेंग ने हंसी दबाते हुए पूछा, तो मतलब तुम हांगू को ही जीत का पहला दावा रखते हो? वेलियाओ ने सीधा जवाब दिया, ये पसंद का नहीं, वास्तविकता का सवाल है। कोर्ट में वांगवान और उसके साथी चुप इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें पता था, इस बार विजय का सारा श्रेय हांगू को ही मिलने का ज्यादा मौका था। और अगर ये श्रेय ज़ाओफेंग को ना मिले तो वो उसके पदों में बढ़ती प्रगति को रोक पाएंगे। ज़ाओफेंग अब हुजुन दुयू था। अगला पद गोवे, पूरी सेना का सर्वाधिकारी, आधे बिंगफू का अधिकार और राज्य का सबसे बड़ा सैन्य पद। एक समय पर यही पद बाईची ने संभाला था। पूरी दुनिया में 1 लाख नहीं, 1 मिलियन सैनिक उसके अधिकार में थे। उस समय उसका पद 9 मंत्रियों से भी ऊपर था। पर आज के ज़माने में श्यांगबांग की शक्ति कम हो चुकी थी। यिंग ज़ेंग फिर किसी लू बुवई को जन्म नहीं देना चाहता था। वो अपने पुराने झोंगभो का सम्मान करता था, पर फिर कभी किसी व्यक्ति को राज रूप से अधिक बलाधन नहीं देना चाहता था। यिंग ज़ेंग ने फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे लगता है इस बार वुआन कैंप सबको हैरान कर देगा। वेलियाओ हिल के हंस पड़ा। लगता है महाराज को जनरल ज़ाओफेंग पर बहुत भरोसा है, यिंग ज़ेंग ने गर्व से कहा। उसके सेना में जाने से लेकर आज तक मैंने उसे कभी हारता नहीं देखा। जब उसने पीनल आर्मी का आइडिया रखा था, पूरा दरबार उसका मजाक उड़ा रहा था, पर उसने सबको शर्मिंदा करते हुए विमर्दित विजय हासिल की। जब वो तब कर सकता है, तो अब तो और भी आसानी से कर लेगा। वेलियाओ ने सिर हिलाया। जनरल ज़ाओफेंग के पास 3 प्रमुख डिविजन्स हैं
और 10,000 घुड़सवार। वैसे चांसेस उसके भी कम नहीं है। तभी टक 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 जहनदार और हल्का सा शोर करते हुए पैरों की आवाज पैलेस में गूंज उठी। ग्रैंडफादर, हम अपनी छोटी बहन को भी लाए हैं। हमको कुछ टेस्टी खाना चाहिए। 2 बच्चों की मीठी आवाज दरबार में गूंज गई। पल भर में ही 2 नन्हे नन्हे साए पैलेस के अंदर दौड़ते हुए आ गए। कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता था। ये दोनों बच्चे और कोई नहीं, झाओची और झाओलिंग ही थे। उनकी पैलेस से इतनी परिचिता देखी जा सकती थी कि वो यहाँ रोज-रोज आते हों। पीछे पीछे झाओघाओ भी धीमे कदम से अंदर घुस आया, पर वो भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर सकता था। आधा महीना हो चुका था जब से यिंगज़ैंग ने पहली बार झाओफेंग की पत्नी और बच्चों को पैलेस बुलाया था, और तब से ये 2 बच्चे तो जैसे उसके दिल में बस गए थे। उसने उन्हें स्पेशल टोकन तक दे दिया था ताकि वो जब चाहे बिना रोक टोक के ज़ेंगटाई पैलेस आ सके। सबको लगा था शायद ये सब झाओफेंग को एक नर्म सा उपहार दिखाने का तरीका है। आखिर अब तो वो 3 लाख सेना का अधिकारी था। लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए, ये तो कुछ और ही था। झाओघाओ जैसे करीबी सेवक को भी पूरा यकीन था कि यिंगज़ैंग इन 2 बच्चों पर क्रोध नहीं पर ममता दिखाता था। जब जब ये दोनों आते, मेमोरियल्स उनके छोटे हाथों से गिर जाते या वो यिंगज़ैंग के काम के बीच में घुसकर उंगलियां डालते, फिर भी यिंगज़ैंग कभी गुस्सा नहीं होता। पहली बार झाओघाओ ने एक राजा को इस तरह नन्हे बच्चों के सामने पिघलते देखा था। अगर वो ना जानता होता तो सच्ची बात ये लगती थी ये दोनों यिंगज़ैंग के खुद के बच्चे हैं। लेकिन वो जानता था राजा के कोई गुप्त संतान नहीं थे। इसलिए दरबार में सभी का मानना था कि झाओफेंग पर राजा की कृपा हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। वेलियाओ भी हैरान रह गया जब उसने दोनों बच्चों को अंदर दौड़ते देखा। यिंगज़ैंग ने सीधे हाथ हिलाया, इधर आओ। दोनों बच्चे बिना डरे हंसी मस्ती में उसके पास आ गए। वो दोनों को गोद में बिठा लेता। तुमने मुझे बुलाया नहीं? यिंगज़ैंग ने मजाक में पूछा। दोनों बच्चों ने प्यारेपन से बोला, ग्रैंडफादर। उनकी आंखों में एक ही सवाल चमक रहा था, खाना कहाँ है? यिंगज़ैंग हंस पड़ा। झाओघाओ तुरंत समझ गया और सेवकों को हाथ का संकेत दिया। पल भर में एक छोटा सा मेज सज गया। फ्रूट्स, स्वीट्स, स्नैक्स, सब कुछ तैयार। थैंक यू ग्रैंडफादर, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा और तुरंत खाने में लग गए। पार्ट 8-9। वेलियाओ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, महाराज को बच्चों से इतना लगाव देखकर मुझे हैरानी होती है। यिंगज़ैंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये झाओफेंग के बच्चे हैं। कुछ दिन पहले मिला था इन दोनों से और मुझे इन पर प्यार आ गया, इसलिए इन्हें आने जाने की पूरी आज़ादी दे दी। ये यहाँ खेलते हैं और मुझे भी हल्कापन महसूस होता है। यिंगज़ैंग को वेलियाओ से अपना प्यार छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वेलियाओ ने फिर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैंने सुना है वो अमृत एलिक्ज़र जहरीले हैं। महाराज ने बहुत समय से उन्हें नहीं लिया। इतने भारी कामों का बोझ, थकान तो होती होगी। मेरी राय में महाराज को रोज़-रोज़ सारे मेमोरियल्स देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। ये बात सबको पता चल चुकी थी। जो अमृत कहा जा रहा था वो असल में जहर था। कई अल्केमिस्ट्स तो जेल तक जा चुके थे। यिंगज़ैंग ने थोड़ा थका हुआ सा सांस लिया। मंत्री वे, तुम्हारे जैसे सब थोड़ी होशियार होते। तुम अपने वित्त मंत्रालय को इतने अच्छे से संभालते हो कि मुझे एक चिंता कम होती है। लेकिन बाकी मंत्री, ये लोग छोटी छोटी बातें भी मेरे पास भेज देते हैं। कार्य तो पहाड़ की तरह जमा होते जा रहे हैं। वेलियाओ हंस पड़ा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ महाराज, राजकुमारों को अब सीखना शुरू करना चाहिए। यदि कोई राजकुमार दरबार के काम में हाथ बटाए, महाराज का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। ये सुनते ही झाओघाओ का दिल एकदम उछल पड़ा। ये बात तो सोची जा सकती है, यिंगज़ैंग ने मुस्कुराते हुए बोला। बस इतना सुनते ही झाओघाओ की सांसें तेज हो गईं। क्या महाराज सच में राज्य उत्तराधिकारी तय करने वाले हैं? अगर फुसू को ये पद मिल गया तो झाओघाओ का अंत निश्चित था।
यिंगज़ेंग ने फिर वैलियाओ से सीधा पूछा, मंत्री वै, तुम्हारे हिसाब से मेरे बेटी में से कौन सबसे उचित राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है? ये सुनते ही झाओ गाओ की रूह तक कांप गई। वैलियाओ झट से झुक गया। महाराज, ये फैसला पूरी तरह आपका है, इसमें टिप्पणी करना उचित नहीं, कृपया मुझे माफ करें। यिंगज़ेंग हंस पड़ा। चलो, तुम कहना नहीं चाहते। रहा सवाल उत्तराधिकारी का, तो वो मैं अब तक तय कर चुका हूं। उसकी आंखों में एक गहरी सी चमक थी। वैलियाओ ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, महाराज का फैसला पूरे किन का भाग्य सफल करेगा। पर उसी समय झाओ गाओ के पैर से जमीन सरक गई। उसे डर था, अब नाम आने वाला है फुसू का। तभी, महाराज, मैडम जाओ और नई विवाहित यन की राजकुमारी दरबार में प्रवेश की अनुज्ञा मांग रही हैं। रेनशाओ की आवाज पैलेस में गूंज उठी। वैलियाओ हिल के हंस पड़ा। जनरल जाओ फेंग भी काफी सावधानी से काम लेते हैं। प्रिंसेस को सीधा वापस भेज दिया। यिंगज़ेंग ने हाथ हिलाया। उन्हें अंदर लाया जाए। कुछ ही पल बाद वांग्यान अंदर आई और उसके पीछे यन की राजकुमारी वुयांग। महाराज, निज नमन। दोनों ने झुककर प्रणाम किया। उठो, यिंगज़ेंग ने कहा। वांग्यान ने सम्मान से कहा, राजकुमारी वुयांग अब मेरे पति की पत्नी बनी है, इसलिए उन्हें महाराज का दर्शन करवाना उचित समझा। यन की राजकुमारी होने के कारण ये दर्शन सामान्य स्त्री को मिलने वाला सम्मान नहीं था। यिंगज़ेंग ने वुयांग की तरफ नजर उठाई, तीखी पर मधुर। जब तुम यन की राजकुमारी थीं, तब एक बात थी, पर अब तुम किन की बहू हो। जाओ घराने में पुराने राजकुमारी का घमंड नहीं चलेगा। वहां सिर्फ एक ही मुख्य पत्नी है। वहां जाकर कोई गड़बड़ की तो जिम्मेदारी तुम पर भी होगी और पूरे यन राज्य पर भी। वुयांग का रंग सफेद पड़ गया। उसे अपने पिता के सच्चे उद्देश्य याद आ गए और उसका दिल थर-थर कांप गया। महाराज की तीखी आंखें उसके अंदर तक देख रही थी। महाराज की बात मैं हमेशा याद रखूंगी, वुयांग ने धांपती आवाज में कहा। यिंगज़ेंग ने संतोष से सिर हिलाया। वो सब जानता था। अगर वो सीधी रहीं तो अच्छा, नहीं तो यिंगज़ेंग दया नहीं करेगा। फिर उसने अपने दोनों छोटे लाडलों की तरफ देखा। चियर और लिंगर, देखो कौन आया है। दोनों बच्चे मुंह में मिठाई दबाए हुए ऊपर देखते हैं। वांग्यान को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। मदर, आप भी आ गईं। ग्रैंडफादर ने इतना सारा यमी खाना दिया है, आप भी आके खाइए। यस मदर, इतना टेस्टी है। पार्ट 10। यस मदर, इट्स सो गुड। जाओ लिंग ने खुशी से चीखकर कहा। इवन बेटर देन व्हाट वी हैव एट होम। वो इतनी सच्ची लग रही थी कि वांग्यान बस हैरान रह गई। उनके बच्चे महाराज के सामने इतने आराम से बात कर रहे थे। वांग्यान ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम लोग मेरे साथ घर चल रहे हो? शाम का खाना होने को है। जाओची ने सीधा पलटकर यिंगज़ेंग से पूछ लिया, ग्रैंडफादर, आज खाने में कुछ यम्मी होगा ना? यिंगज़ेंग जोर से हंस दिया, होगा, आज भी अच्छा खाना बनेगा। मदर, जाओची ने सीधी बात बोल दी, आप घर चली जाओ, मैं और बहन यहीं ग्रैंडफादर के साथ खाएंगे। उनके शेफ्स बेस्ट फूड बनाते हैं। वांग्यान बस चुप रह गई। इस बड़े दरबार में बच्चों को डांट भी नहीं सकती थी। यिंगज़ेंग ने नर्म स्वर में कहा, आप पहले वापस चली जाइए, मैं बाद में इन्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगा। जी महाराज। वांग्यान ने प्रणाम किया और शांत कदमों से हॉल से बाहर निकल गई। वुयांग, जो पहली बार झांगताई पैलेस में कदम रख रही थी, अंदर ही अंदर कांप उठी। इतना मान, इतना प्यार। उसके लिए समझना मुश्किल था कि किन का बादशाह खुद झाओफंग के बच्चों को गोद में बिठाकर खिला रहा था। उसने पहले कभी किसी राज्य में ऐसी दया नहीं देखी थी। दरबार के काम और छुपा हुआ गुस्सा। महाराज, युद्ध शुरू होने वाला है, मैं जाकर तैयारियां करता हूं।
वेलिया ने झुककर कहा। जाओ, यिंगज़ैंग ने हाथ हिला दिया। वेलिया हॉल से बाहर चला गया। झाओगाओ, खाना तैयार करो और जब हो जाए तो ले आना। जी महाराज। झाओगाओ झुककर बाहर चला गया। जैसे ही वो निकला, यिंगज़ैंग की आवाज़ ठंडी हो गई। आवाज़ में छुपा हुआ खूनी इरादा साफ महसूस हो रहा था। यान के इस राजकुमारी पर नज़र रखो। अगर ये झाओ परिवार के खिलाफ ज़रा सा भी इरादा दिखाए तो सीधे ही निपटा देना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में ही झाओची ने मासूमियत से पूछा, ग्रैंडफादर, आप हमसे बात कर रहे थे क्या? यिंगज़ैंग हंस पड़ा। कियर, लिंगर, ग्रैंडफादर को बाद में मेमोरियल्स पढ़ने हैं, पर हमारी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ते। ग्रैंडफादर, झाओची की आंखों में उम्मीद चमक उठी। जब हम 100 अक्षर सीख लेंगे तब आप हमें घोड़े पर घूमने ले जाओगे ना? जरूर, यिंगज़ैंग ने प्यार से कहा, पर पहले 100 अक्षर आने चाहिए। हम सीख लेंगे, झाओलिंग ने तुरंत बोला। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। यिंगज़ैंग ने एक खाली इंपीरियल स्क्रोल उठाया और दोनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किन का महाराज, देश का शासक, अपने पोतों को खुद पढ़ाना। अगर किसी मंत्री ने ये देख लिया होता तो बेज़बान हो जाता। न फूसू न किसी और दरबार के बच्चे को कभी ये सम्मान मिला था। सिर्फ यही 2 बच्चे जिन्हें वो सच में अपना मानता था। वो अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उतार रहा था। वापस झाओ घराने की ओर। रथ में बैठी वुयंग कुछ देर सुनकर बैठी रही, फिर धीरे से बोली, एल्डर सिस्टर, क्या माताजी शियानम्यांग में नहीं है? वांग्यान ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, उन्हें राजधानी पसंद नहीं है, गांव ही उनका घर है। शायद मेरे पति कभी वापस आएंगे तो तब आप उन्हें देख सकोगी। ये बस एक विनम्र उत्तर था। कॉन्क्यूबाइन्स आमतौर पर ससुराल के साथ सफ़र नहीं करती थीं। वुयांग फिर संभल कर पूछने लगी, एल्डर सिस्टर, महाराज मेरे पति के बच्चों को इतना प्यार क्यों देते हैं? मैंने तो पहले सोचा कि वो शहजादे हैं। वांग्यान की आंखों में फख्र की हल्की चमक जग उठी। मेरे पति सिर्फ किन के महान सेनापति नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे यंग सुप्रीम जनरल हैं। महाराज उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए उनके बच्चों को भी प्यार देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपके पति का नाम पूरी दुनिया में घूमता है, वुयांग ने मान से कहा। वांग्यान की आंखें थोड़ी सी तेज हो गई। वुयांग, तुम अन्य राज्यों में रही हो, वहां मेरे पति को किस नज़र से देखते हैं? वुयांग ने गहरी सांस ली। एल्डर सिस्टर, तिन में उन्हें देव के समान माना जाता है, पर बाकी राज्यों में उनका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। उनका एक ही नाम है, रक्त का देवता, गॉड ऑफ स्लॉटर। रक्त का देवता? वांग्यान तुरंत हैरान रह गई। जी, उन्हें अनबीटन वॉर गॉड भी कहते हैं। यान में तो उनका नाम सुनकर लोग चुप हो जाते थे। वांग्यान ने गर्व और गंभीरता दोनों से सिर हिलाया। पिन में वीर, बाहर के राज्यों में डर का देवता, मेरा पति अपने बल पर इस पद तक पहुंचा है, कोई उसके युद्ध सफलताओं को छू भी नहीं सकता। फिर उसने वुयांग की तरफ देखा, आंखों में थोड़ी सख्ती आ गई। वुयांग, अब तुम झाओ परिवार की बहू हो, मेरे पति की पत्नी। उनका मान तुम्हारा मान, उनका अपमान तुम्हारा अपमान। अगर कभी तुमने उनका साथ छोड़ा तो याद रखना, न वो तुम्हें माफ करेंगे न मैं। वुयांग तुरंत झुक गई। एल्डर सिस्टर, निश्चिंत रहिए, मैं अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा रखूंगी।